अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक और खबर आज जो अहम आई है वो ये कि सुहेल आफरीदी साहब ने कर दिया है एक और इनकार, और ये भी इनकार काफ़ी उनका तगड़ा है। ये क्या अब मामला है, कहाँ जाके रुकेगा? कल तो अहम केसेस की समाअत भी है जो इमरान खान साहब से जुड़े, उनकी मुलाकातों से मुतल्लिक केसेस हैं। तो क्या इमरान खान साहब की मुलाकात अब सुहेल आफरीदी से करवा दी जाएगी? कुछ हुकूमती वज़रा का भी ये इशारा देना कि भाई उनकी मुलाकात के लिए कुछ इंतज़ामात किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि कहीं कोई सोच तो बहरहाल पाई जाती है, लेकिन जब तक मुलाकात हो नहीं जाती आप कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा एक और जो खबर है वो इस हवाले से जुड़ी हुई है कि असद उमर साहब के ख़िलाफ़ बड़ी कैंपेन चल रही है, और असद उमर साहब जो है वो पिछले दिनों थोड़े एक्टिव भी हुए, और उसके बाद अब उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन भी चल रही है। उसके पीछे एक ख़बर भी है जो शेयर की जा रही है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि जो गाड़ियों वाला मामला था खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान, वो जाके बलूचिस्तान में कैसे सेटल हो रहा है। बहुत कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की बात हो जाए। काफ़ी ख़बरों में हैं वो जब से आए हैं, अगरचे अभी कैबिनेट नहीं बनी, और कैबिनेट ना बनाने से मुतालिक बड़े वाज़े हैं। वो कहते हैं कि पहले उनकी मुलाकात होगी फिर वो कैबिनेट बनाएंगे। अगरचे बैरिस्टर गौहर ने जो कल अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू की वो इससे ज़रा मुख्तलिफ थी, और वो ये कह रहे थे कि सूबे को बगैर काबीना ज़्यादा देर नहीं रखा जा सकता। तो हम ये कर सकते हैं कि फ़ैसला हमने ये किया है कि एक छोटी मुख्तसर 10 रुकनी काबीना बना ली जाए, और बाद में इमरान खान साहब से मुशावरत करके जब भी उनकी मुलाकात हो तो उसमें तौसीक भी कर ली जाए और तौसीक भी कर ली जाए। तो ये ऐसा लग रहा था कि जैसे बैरिस्टर गौहर ने एक दरवाज़ा खोल दिया है कि चलो भाई अब काम तो चलाना है तो हम ये कर लें। लेकिन दूसरी जानिब शेख वक़ास अकरम हो या जो सुहेल आफरीदी साहब के आसपास ज़्यादा करीबी वज़रा हैं उनकी बात की जाए तो वो तो बिल्कुल क्लियर थे कि कोई कैबिनेट हम नहीं बना रहे जब तक कि इमरान खान साहब से मुशावरत ना हो जाए। कल तक भी सुहेल आफरीदी का इस बारे में यही जवाब था जब उनसे सहाफ़ियों ने सवाल किया। तो मुझे ये लग रहा है कि ये बैरिस्टर गौहर की ज़रूर एक ख्वाहिश भी हो सकती है, तजवीज़ भी हो सकती है, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब जब तक कि मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ वो इस बात के ऊपर डटे हुए हैं कि उनकी इमरान खान साहब से पहले मुलाकात होगी, तो उसके बाद वो कैबिनेट भी फाइनल करेंगे, उसके बाद वो वफाक के साथ ताउन भी करेंगे। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फ़िलहाल तो वो डटे हुए हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे। अब इसके ऊपर एक खबर ये भी आई है कि पीपल्स पार्टी भी कुछ पर तौल रही है, और शायद वो ये दबाव बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन उनका ये कहना है कि जी हम अब इस मामले के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि सूबे को बगैर हुकूमत नहीं चलाया जा सकता, और जब तक कोई कैबिनेट नहीं होती तो इसका मतलब यही होता है कि सूबे में हुकूमत नहीं है। तो चूँकि वो हुकूमत नहीं बन पा रही है तो इतने दिनों से सूबे में बहुत से काम रुके हुए हैं, तो ये अब एक पेचीदगी बन चुकी है, लिहाजा हम इसको कोर्ट में जाके चैलेंज भी करेंगे। मालूम नहीं कि वो सच में ये चैलेंज करने जा रहे हैं या ये सिर्फ दबाव बढ़ाने का एक तरीका है कि सुहेल आफरीदी जो है वो अपनी ज़िद से पीछे हट जाएं। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा कि सुहेल आफरीदी इमरान खान साहब से मुलाकात के बगैर कैबिनेट फॉर्म करने में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, अब इतना ही नहीं है, बल्कि जैसे मैंने कहा कि वो इस हवाले से कुछ ताउन करने को भी तैयार नहीं है, तो आज भी इसका एक उन्होंने मुजाहरा किया। और नेशनल वर्कशॉप जो आज मुनक़िद की गई थी उसके अंदर उन्होंने आज शुरका से मिलने से इनकार कर दिया। याद रहे कि इस वर्कशॉप के शुरका के लिए 5 घंटे आर्मी चीफ साहब ने निकाले, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब ने इस कॉन्फ्रेंस में इन शुरका से मिलने से इनकार कर दिया। ये भी वहाँ के शुरका में से एक का कहना है कि जनाब हमें पैकेट्स में खाना तकसीम किया गया और हमने खाने से इनकार कर दिया कि ये तौहीन आमेज़ तरीका है। तो बहरहाल वो कुछ इस पर राज़ी नहीं थे, खुश नहीं थे कि सुहेल आफरीदी साहब जो है उन्होंने क्यों आके इज़्ज़त नहीं बख्शी। लेकिन ज़ाहिर इसकी वजह मुझे तो यही नज़र आती है कि सुहेल आफरीदी इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि उनकी किसी से कोई मुलाकात नहीं होगी, किसी इदारे से भी और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों से भी, जब तक कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जाए। तो अब ये जो आप कह लें कि एक गोटी फंस गई है और ये कैसे निकलेगी ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई उनकी मुलाकात करवा दें, इसमें क्या हर्ज है। अगर उनकी एक मुलाकात हो जाएगी तो ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। और अली अमीन गंडापुर साहब भी इमरान खान साहब से मिले थे, आप उनकी भी मुलाकात करवा दें तो एक मसला जो है वो बीच में से ख़त्म हो जाए, बेहतरी की तरफ ताल्लुकात को बढ़ाया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के
जानबूझ के इस मामले को बढ़ाया जा रहा है, लंबा किया जा रहा है और जानबूझ के इस बात के ऊपर एक उकसाया भी जा रहा है कि देखते हैं कि जी अब ये खुद ही इसको कितना प्रोलॉन्ग करके कोई गलती करे। मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं कल ये भी स्टेटमेंट सुन रही थी, राना सनाउल्लाह साहब के हों, एक और तलाल चौधरी साहब की स्टेटमेंट हो कि जी ये अब लॉन्ग मार्च के लिए आ रहे हैं तो हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी तक उन्होंने लॉन्ग मार्च की कोई डेट कुछ अनाउंस नहीं किया कि हम करने आ रहे हैं लॉन्ग मार्च, लेकिन उनकी जानिब से पहले से ही इस किस्म की बातें शुरू कर दी गई हैं। और फिर जो सुहेल आफरीदी को उन्होंने टारगेट पे रखा हुआ है वो भी सबको पता ही है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के उनके खिलाफ एक महाज जो उनके आने से भी पहले बनाया गया था उसको मजीद अब बड़ा किया जा रहा है, उस महाज को, और मामले को सॉर्ट आउट करने के बजाय कोशिश की जा रही है कि मामला और बिगड़े। इससे क्या हासिल करना मकसूद है ये तो थोड़े दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन ये तो बहरहाल अब वाज़ेह है कि वफाक इस मसले को हल नहीं करना चाहता इन एनी केस, वरना ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था कि जिसको लेके अभी तक बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जा सकती थी। बहरहाल अब ये मामला जो है वो कोर्ट में भी है और कोर्ट के अंदर कल बड़ी दिलचस्प समातें होने जा रही हैं, क्योंकि एक लार्जर बेंच है जो इमरान खान साहब से मामलात से जुड़ी हुई जितनी भी दरख्वास्तें उन सबको सुन रहा है, जिनमें एक तो इमरान खान साहब की मुलाकातों पे जो पाबंदी है उसको जो उनकी वकला की तरफ से चैलेंज किया गया, दूसरा उनको जो जेल सहूलियात नहीं दी जा रही, उनके बच्चों से उनकी बात नहीं करवाई जा रही, इस मामले के ऊपर भी चैलेंज किया गया था। उसके बाद ये जो SOPs हैं जेल के उसके ऊपर भी उन्होंने मामलात के ऊपर सेटिस्फैक्शन शो नहीं की थी, तो वो भी मामला है। और फिर सुहेल आफरीदी साहब ने जो अलग से भी अपनी एक पिटिशन दी थी कि उनकी मुलाकात करवाई जाए, तो उसकी भी समात जो थी वो 23 अक्टूबर तक मुलतवी हुई थी, तो कल 23 अक्टूबर है। तो अब ये सारी जो समातें हैं ये कल होंगी, तो लेट्स सी कि इसके ऊपर अदालत क्या करती है। अगर अदालत की जानिब से कोई ऐसा हुक्म आ जाता है तो मुमकिन है कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात भी हो जाए। याद रहे कि थर्सडे को मुलाकातों का दिन खुद अदालत ने ही तय किया था कि उनके जो रुफ़का हैं उनसे मुलाकात करवा दी जाए थर्सडे को, और हर थर्सडे को एक लिस्ट जो है वो भेजी जाती है डयाला में, और बहुत से लोगों के नाम, 6 लोगों के नाम आमतौर पे भेज दिए जाते हैं, लेकिन कभी भी इनकी मुलाकात नहीं हुई, चाहे किसी के भी आप नाम भेज दें। तो इस दफ़ा भी ये कहा जा रहा है अली ज़फ़र साहब की तरफ से कि हमने तो चीफ़ मिनिस्टर साहब के लिए भी लिस्ट भिजवाई है, देखते हैं कि उनकी थर्सडे को मुलाकात होती है नहीं। लेकिन फ़िलहाल जो मुझे नज़र आ रहा है कि देखते हैं कि अदालत इस पर क्या फ़ैसला करती है, एंड मुमकिन है कि ये अदालत के थ्रू ही परमिशन दिलवा दें ताकि उनकी मुलाकात भी हो जाए और मसला हल हो जाए। और ये भी मुमकिन है कि अभी मज़ीद इस मामले को लंबा खींचा जाए। कल हुज़ैफ़ा कुरैशी जो हैं वज़ीर मुमलिकत, वो तो कह रहे थे कि जी इस बारे में इंतज़ामात करने की हिदायत कर दी गई है। अब मुझे समझ नहीं आई कि ये किस किस्म के इंतज़ामात हैं, यानी कि कोई उनकी बारात तो नहीं आनी कि आपने कोई रेड कारपेट बिछाना है उनके लिए, या उनके लिए कोई आपने 400-500 बंदों का इंतज़ाम करना है खाने पीने का, या कोई कुर्सियाँ लगवानी है आपने, या कोई वहाँ पे लाइट का इंतज़ाम करना है। मतलब क्या इंतज़ाम करने के लिए कह दिया गया है? ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑर्डर ही होता है, एक नोटिफिकेशन होता है, कोई एक कम्युनिकेशन होती है इदारों के दरमियान कि जी ये आ रहे हैं, इनके लिए प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए, दैट्स इट। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता कि जिसके लिए आपको कोई 4 दिन की इंतज़ामात की ज़रूरत होती है। तो ये बड़ी अजीब बात लगी कि जी इंतज़ामात किए जा रहे हैं तो जब हो जाएंगे तो मुलाकात हो जाएगी, यानी कि गोया अजीब बात है कि भाई किस किस्म के ये इंतज़ामात हैं। बहरहाल सारी बातें वहीं पे हैं कि जब जवाब कोई ना हो तो ये ऐसे ही बेपर की हाँ कर रहे होते हैं, लेकिन मुलाकात होनी चाहिए ताकि ये मसला सॉर्ट आउट हो, वो अपनी कैबिनेट फॉर्म करें और फिर विफाक के साथ जो उनके दीगर मामलात हैं वो उसके हवाले से चीज़ों के साथ जायज़ा भी लें और उनके साथ बैठें भी। अब आज भी उन्होंने एक इजलास की सदारत की जिसमें जो गंदम पॉलिसी है उसके ऊपर उन्होंने बात की है, और गंदम पॉलिसी के ऊपर मुज़म्मिल असलम साहब ने भी उस दिन बात की थी जब एक अहम मीटिंग जो थी शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत हुई, जिसमें फील्ड मार्शल साहब भी मौजूद थे और बाकी वज़राए आला भी थे। तो उसमें भी मुज़म्मिल असलम साहब ने ये बात उठाई थी कि जनाब पंजाब ने जो पाबंदी लगा रखी है कि जी दूसरे सूबों को नहीं भेजनी गंदम, तो उस चक्कर में हमारे सूबे में गंदम का रेट बढ़ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है हमें कमी हो रही है, तो फिर उसकी वजह से रेट बढ़ जाता है, डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर होता है। तो उन्होंने कहा कि वैसे भी ये आइन के ख़िलाफ़ है कि आप अपने सूबे में गंदम जो है वो इकट्ठी करके रख लें और कहें कि जी हम नहीं उधर दे रहे, तो इस तरह तो नहीं होता। अब इस मामले के ऊपर अगरचे इजलास में यकीन दहानी कराई गई थी कि इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई। तो ये जो मामला है आज सुहेल आफरीदी साहब ने इसके ऊपर अलग से भी एक ब्रीफिंग ली है
کہ کیا گندم کی صورتحال ہے, کتنی گندم اویلیبل ہے اور کتنی شارٹیج ہے, اور کیا اس کے اوپر جو ہے اقدامات ہیں, ریٹس کیا چل رہے ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے بھی کام کیا. تو اپنے طور پہ وہ اجلاس وغیرہ بلا رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, ہدایات بھی دے رہے ہیں. اس دفعہ ان کی چیزیں جو ہیں وہ کافی ہائی لائٹ بھی ہو رہی ہیں. اچھا, ایک جو ڈفرینس آپ کو نظر آتا ہے وہ یہ کہ چونکہ علی امین گنڈا پور صاحب سے جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا تھا وہ تھوڑا خفا تھا, کافی زیادہ خفا ہو گیا تھا آخر تک. تو وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی کوئی اچھی باتیں تھی بھی, اگر کوئی وہ کام بھی کر رہے تھے, کوئی چیز وہ ہائی لائٹ بھی کرتے تھے, کچھ بھی ہوتا تھا, تو اس کو سوشل میڈیا پر وہ پروموشن نہیں مل رہی تھی, کیونکہ سوشل میڈیا کے اپنے ہی لوگ علی امین گنڈا پور صاحب کو چونکہ آن نہیں کر رہے تھے, ان کی باتوں کو آن نہیں کر رہے تھے, تو وہ ان کو پروموٹ بھی نہیں کرتے تھے. تو اگر وہ کوئی انتظامی صورتحال میں کوئی بہتر کام کرتے بھی ہوں گے تو وہ بھی اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہو رہا تھا. جبکہ سہیل آفریدی صاحب چونکہ ابھی نئی محبت انجوائے کر رہے ہیں سب کی, تو یعنی پی ٹی آئی وغیرہ کی, تو اس میں اب ان کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ اگر کوئی اجلاس کر رہے ہیں, کوئی فیصلہ کر رہے ہیں, تو اس کو ایک امپورٹنس بھی مل رہی ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ بڑا ہائی لائٹ بھی ہو رہا ہے. ایک اور چیز جو ابھی مجھے ڈفرینس نظر آ رہا تھا وہ یہ کہ کے پی کے جو چیف سیکرٹری ہیں ان کی طرف سے بھی ایک یہ مہم شروع کی گئی ہے, جس میں وہ سوشل میڈیا پر مختلف جو صارفین ہیں ان کی شکایات کو دیکھتے سنتے ہیں اور اس کے بعد ان کا فوری 24 گھنٹے کے اندر ازالہ بھی کرتے ہیں, اور اس کی رپورٹ وہ خود سوشل میڈیا کے اوپر ہی جاری کر دیتے ہیں. زیادہ تر یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ایکس کے اوپر ہو رہی ہیں, اور ایکس کے اوپر جب انہیں کوئی بتاتا ہے کہ جی فلاں جگہ شہر میں یہ مسئلہ ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ ایکشن ہونا چاہیے, تو وہ اس کو فوری طور پر لیتے ہیں ایکشن, اور اس کے بعد اس کی رپورٹ جو ہے وہ بھی بتاتے ہیں. تو ویسے تو یہ ایک اچھی پریکٹس ہے کہ چلیں فوری طور پر شہری ڈائریکٹلی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں, اور اس طریقے سے وہ کام بھی ہو رہے ہیں. لیکن اس میں ایک دو چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ ایک تو ظاہری سی بات ہے کہ ہر بندہ ایکس پہ موجود نہیں ہے کہ وہ جا کے ٹویٹر پہ اپنی پرابلم یا شکایت درج کروا سکے. تو پی ٹی آئی کے دور میں ایک سٹیزن پورٹل بنا تھا جس میں اسی قسم کا پیٹرن دیا گیا تھا کہ شہری جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اپنی شکایات جو ہے رجسٹر کروائیں, اور اس کے بعد ان کی فوراً میرا خیال ہے چند دنوں کے اندر ہی ازالہ ہو جائے, اور پھر اس کے اسٹیٹس جو ہے وہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں. تو وہ بھی ایک افیکٹو چیز ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ چیف سیکرٹری جو ہیں وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر, تو یہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پنجاب میں چونکہ ہر چیز کے اوپر جو بھی کام ہو رہا تھا اس کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا, اور ایسا لگ رہا تھا جی پنجاب میں بڑا کام ہو رہا ہے. اب اس کا مقصد تو یہی تھا کہ مریم نواز صاحبہ کی امیج بلڈنگ کی جائے, لیکن اب اس امیج بلڈنگ میں کام بھی وہ بتا رہے تھے. اب اگر پی ٹی آئی یہی پیٹرن اپناتی کہ جی ہم بہت کام کر رہے ہیں اور اس میں ہر جگہ پہ سیاسی شخصیات جو ہیں ان کے چہرے دکھتے, تو پھر سب یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں اگر وہ مریم نواز صاحبہ جو ٹک ٹاک بنا رہی ہیں تو یہ بھی اسی کام پہ ہیں. تو انہوں نے شاید اس کو ہائی لائٹ کرنا بھی ضروری ہے, ورنہ یہ لوگ کہیں گے کہ جی دیکھیں کے پی میں تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا, جو کہ ایک بڑا عام فکرہ ہے, آپ سنتے رہتے ہیں سب سے کہ جی کے پی میں تو کچھ ہو ہی نہیں رہا, کام ہی نہیں ہو رہا. تو اب یہ ہائی لائٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے, اور اگر سیاسی طور پر اس کو کیا جائے گا تو اس کے اوپر یقینی طور پر یہ تنقید بنے گی. تو میرا خیال ہے اس کا حل کچھ یوں نکالا گیا کہ جو بیوروکریسی ہے وہ اس معاملے پر آگے آئے اور وہ کام بھی لوگوں کے کرے, اس سے یہ سیاسی جو امیج بلڈنگ کا تاثر ہے وہ بھی نہ ہو, اور یہ نظر بھی آئے کہ ہاں بھائی نئے چیف منسٹر کے آنے کے بعد جو ہے جو بیوروکریسی ہے وہ اس کی طرف لگ گئی ہے اور کام وغیرہ شروع ہو چکے ہیں. تو اب میں کافی ان کے اوپر دیکھ رہی تھی کہ ویڈیوز چل رہی ہیں, کہیں پہ کوئی سڑک کے ارد گرد جو بیلٹ ہے اس کے اوپر پینٹ ہو رہا ہے, کوئی صفائی ہو رہی ہے, کہیں کوئی اور کسی قسم کا کام ہو رہا ہے, تو اس کو اب ویڈیوز کی صورت میں ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی سہیل آفریدی کی تصویریں لگا کر تو نہیں وہ پروموٹ کر رہے, لیکن وہ یہ ضرور بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کے پی میں کام نہیں ہو رہا, کام شروع ہو چکا ہے, اور نئے آنے والے چیف منسٹر کے بعد ہنگامی بنیادوں پر لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. تو یہ ان کی مجھے فی الحال اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے. ایکٹیو تو جناب اسد عمر صاحب بھی ہو چکے ہیں. اسد عمر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں میں سے تھے جن کو عمران خان صاحب بڑا ہمیشہ عزت و احترام بھی دیتے تھے, ان کی بات کی بڑی قدر بھی کرتے تھے, اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی انہیں ایک طرح سے نمبر 2 مانتے تھے, اور کہتے تھے کہ عمران خان صاحب نمبر 2 نہیں تو آپ یہ لیں کہ جو عمران خان صاحب کی بالکل کلوز لوگ ہیں, جیسے شاہ محمود قریشی ہوتے تھے, اسد عمر ہوتے تھے, ایک وقت میں جہانگیر ترین ہوتے تھے, پھر وہ تو خیر چھوڑ گئے بہت جلدی, اور یہ مراد سعید وغیرہ, تو یہ جو کچھ لوگوں کا ایک آپ کو گروپ نظر آتا تھا ان کے آس پاس. تو اسد عمر صاحب بھی انہی میں سے تھے. لیکن اسد عمر صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ فوراً ہی 9 مئی کے بعد
अपनी रास्ते जुदा करके अलग हो गए और उन्होंने सियासत को ही सिरे से खैरबाद कह दिया कि जनाब मैं किसी और पार्टी में भी नहीं जाऊंगा, मैं इनके खिलाफ भी नहीं बोलूँगा, मैं कुछ भी नहीं, बस मैं अपनी खामोशी इख्तियार कर लूँगा। तो उसका उन्हें फ़ायदा भी हुआ, उनकी गिरफ्तारी वगैरह सच उस तरह नहीं हुई। केसेस तो उनके ऊपर अभी भी चल रहे हैं, अक्सर आते रहते पेशियों के ऊपर, लेकिन ये कि कम अज़ कम उनके ऊपर उस तरह की सिचुएशन नहीं आई जैसे बहुत से बाकी जो बेचारे पीटीआई के साथ मुंसलिक रहे लोग, उनको तो बेचारों को 10-10 साल सजाएं हो गई। अब असद उमर साहब ने काफ़ी अरसा तो बिल्कुल खामोशी से ही गुजारा और कभी कभार वो कभी कोई ऐसे ही होम्योपैथिक सा ट्वीट कर दिया करते थे, लेकिन अब वो काफ़ी दिनों से कुछ ज़्यादा एक्टिव हुए और उन्होंने कुछ पॉलिटिकल मामलात के ऊपर भी बात शुरू की, कुछ पीटीआई के मामलात के ऊपर भी बातचीत शुरू की। तो उसके बाद बहुत से लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे थे कि असद उमर साहब जो है वो दोबारा से शायद एक्टिव हो रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद हबीब अकरम साहब ने कल एक अहम खबर दी और उन्होंने कहा कि असद उमर साहब के हवाले से उन तक इत्तलात पहुंची हैं कि असद उमर साहब जो हैं वो दोबारा एक्टिव भी हो रहे हैं और बहुत से जो MPAs वगैरह, MNAs वगैरह, PTI के साबिक जो लोग थे, यहाँ भी जो लोग हैं, उनके साथ राब्तों में भी हैं और असद उमर साहब की कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम लोग किसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई के लिए काम करें और फिर जब शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई हो जाएगी तो एक कम अज़ कम कद्दावर लीडर जो है वो पीटीआई का सामने आ जाएगा और फिर उसके बाद वो रास्ता आगे बना सकते हैं इमरान खान साहब की रिहाई का। तो हबीब अकरम साहब का ये कहना था कि ज़ाहिर लग रहा है कि असद उमर साहब जो है वो इस तरह किसी यानी एक प्लान के साथ, या यूँ कह लें कि अपनी एक तजवीज़ हो सकती है उनकी कि शायद इस तरह को रिहाई का रास्ता निकल आए, तो इसके ऊपर जो है वो कोई काम करें। लेकिन मैं ये ज़रूर देख रही थी कि ये खबर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक कैंपेन जो है वो असद उमर साहब के ख़िलाफ़ शुरू हो चुकी है और बहुत से जो पीटीआई के लोग वैसे उनके ऊपर तनकीद नहीं करते थे, वो अब काफ़ी खुल के उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि जनाब पहली बात तो ये है कि आप ये क्यों तय कर रहे हैं कि जनाब सारे किसी एक लीडर के पीछे इकट्ठे हो जाएं और उसकी रिहाई करवाएं और ये वो, तो ये एक तरह से फिर वही -1 फार्मूला बन सकता है। ये उसी ग्रुपिंग की तरफ इशारा है। जब इमरान खान साहब को शुरू में पकड़ा गया था तो उस वक्त भी एक ग्रुप ऐसा सामने आया था जिसने ये कोशिश की कि जनाब जाके हम अपने तौर पर एक पीटीआई का ग्रुप बना लेते हैं, इस तरह हमारी सबकी जान भी छूट जाएगी, पार्टी भी सर्वाइव कर जाएगी और अपोजिशन का जो एक खला पैदा होने जा रहा है वो खला भी पैदा नहीं होगा। लेकिन उस वक्त भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस तजवीज़ को भी रद्द किया था। उन्होंने इस तरह के किसी ग्रुप की फॉर्मेशन या उसको हेड करने से माजरत भी की और दूसरी तरफ जाहिर है कि जो पीटीआई के लोग हैं वो इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं करते कि भाई इमरान खान के अलावा कोई किस तरह किसी के पीछे खड़ा हो जाए, तो वो समझते हैं कि इस तरह ये -1 की तरफ एक मामला चल पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो ये उसी तरह का एक सब ने भापा कि शायद ये कोई उस तरह की एक एक्टिविटी है। दूसरी जो वजह थी वो ये कि इस बात पे लोग जो खफा हैं उनकी खफगी ख़त्म नहीं होती कि जो लोग उस वक्त इमरान खान को छोड़ के गए जब एक मुश्किल टाइम आया, तो वो ये समझते हैं कि इमरान खान को जो छोड़ के गए उनके लिए वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। एक दो लोगों के लिए वो शायद गुंजाइश पैदा कर लें, वो भी इस सूरत में कि अगर इमरान खान साहब उनके लिए कोई ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग जो कि उस वक्त छोड़ के चले गए थे उनके लिए बिल्कुल जो पीटीआई के कारकुन हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो कोई ज़्यादा अच्छे जज्बात नहीं रखते। तो इसलिए भी वो असद उमर साहब के ख़िलाफ़ अब काफ़ी ट्वीट्स कर रहे हैं कि जनाब आप हैं कौन, आप क्यों पीटीआई के मामलात पे बात कर रहे हैं और आप किधर वापसी के आने के लिए पर तोल रहे हैं, तो ये सारी बातें आपके करने की हैं ही नहीं। तो आप अपना काम करें, ठीक है, आप खामोशी से साइड पे हो गए, हमने भी आपके ऊपर कोई ज़्यादा कीचड़ नहीं उछाला, लेकिन अगर आप दोबारा पार्टी के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो फिर हम भी उसके ख़िलाफ़ पूरा एक प्लान रखते हैं, हक महफूज रखते हैं तनकीद का। तो ये अब जो असद उमर साहब के ख़िलाफ़ कैंपेन है उसकी वजह ये दिखाई दे रही है। बाकी मेरा अभी ये नहीं ख्याल कि असद उमर साहब बाकायदा को पीटीआई में वापस आकर कोई इस तरह कर समझते हैं। ये भी ऐन मुमकिन है कि उनकी एक ये मुखलिसाना कोशिश हो कि किसी तरह अब एक जगह पे आके मामला डेडलॉक का शिकार हो गए तो इससे निकलना है तो किसी तरह इसका कोई रास्ता बन सके, तो ये उनकी मुखलिसाना कोशिश भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल अब नीयत का हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो पीटीआई के कारकुन हैं वो इस चीज़ को तस्लीम करते नज़र नहीं आ रहे। खबरें एक दो और भी हैं, लेकिन चलिए अब इस बात से इख्तिताम करते हैं कि जो गाड़ियों वाला मामला था, सुहेल आफरीदी साहब ने जो गाड़ियां रिटर्न की कि जनाब ये नाकिस गाड़ियां आपने दे दी हैं बुलेट प्रूफ IG KP पुलिस को, मोहसिन नकवी साहब और तलाल चौधरी साहब की तरफ से, तो उसके ऊपर सरफराज बुगटी साहब ने ट्वीट किया कि जी अगर KP वाले ये गाड़ियां नहीं ले रहे तो ये गाड़ियां हमें दे दी जाएं। बलूचिस्तान में भी आपको पता है जो सूरत हाल है, तो जी हमें भी पुलिस को यहाँ पे बुलेट प्रूफ गाड़ियां देनी हैं,
تو اگر وہ نہیں لے رہے تو آپ ہمیں دے دیں. تو اس کے اوپر محسن نقوی صاحب نے بھی بڑا خوشی خوشی کہا کہ ہاں یہ تو زبردست ہے, ڈن ہو گیا. تو لیں جی, اب یہ جو گاڑیاں کے پی والوں نے واپس کی ہیں اب یہ بلوچستان کو دے دی جائیں گی, اور بلوچستان والے کہیں گے کہ جی بہت زبردست گاڑیاں تھیں, کے پی والوں کو تو نخرے آ رہے تھے. کے پی والے یہ کہیں گے کہ جناب یہ گاڑیاں تو بیکار تھیں اور انہوں نے صرف کچرے میں پھینکنی تھی, تو انہوں نے کہا کہ چلو جی کے پی کو دے کے ان کے اوپر احسان بھی چڑھا دے. تو بہرحال اب گاڑیاں تو اپنے ٹھکانے میں پہنچ جائیں گی, لیکن یہ بھی ایک وہی آپ کو نظر آتا ہے, ایک ایگزامپل نظر آتی ہے اس چیز کی کہ جو وفاق اور کے پی کے درمیان ایک تناؤ ہے وہ ہر چھوٹی سے بڑی بات تک نظر آتا چلتا جائے گا, اور اس میں بڑھاوا بھی نظر آتا ہے. اس کو حل کرنے کی طرف کوئی نہیں جا رہا. اس کو حل کرنے کی ایک جو چھوٹی سی کاوش, سب سے پہلا سٹیپ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ آپ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دیں, ان کے خلاف جو بیان بازی ہے بلا وجہ کی اس کو روک دیں, اور تیسری بات یہ کہ ان کے ساتھ جو باقی معاملات ہیں ان کے پیسے دینے ہیں کے پی کے اور جو ان کے ڈیوز وغیرہ ہے وہ کلیئر کریں. یہ 3-4 چیزیں کر کے آپ ان کے ساتھ معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں. اگر اس کے باوجود بھی وہ آپ کے اوپر کوئی شعلہ بیانی کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر تنقید ہوگی کہ بھئی وفاق نے آپ کے ساتھ بہتر چلنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے جو شروع میں تلخیاں ہوئیں لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ بہتر چلنے کی کوشش کی, اب آپ بلا وجہ نخرے نہ دکھائیں. لیکن اگر آپ کوئی سٹیپ لے ہی نہیں رہے پازیٹیو اور ان کے اوپر چڑھائی کی ہوئی ہے, تو پھر ان کی طرف سے اگر آپ کو کوئی جواب آتا ہے یا کوئی وہ کسی طرح کا تعاون نہیں کرتے تو پھر آپ بھی اس کے اوپر تنقید کرتے یا شکایت کرتے اچھے نہیں لگتے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.